नाज़रीन, एक तरफ ईरानी मिसाइल इसराइल का भुरकस निकाल रहे हैं और वो तबाही मचा रहे हैं जो इसराइल ने अभी तक विटनेस नहीं किया, और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस्लामिक आर्मीज बनने जा रही हैं। इस्लामिक आर्मीज बनाने के ऊपर, जॉइंट आर्मीज बनाने के ऊपर काम हो रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान शामिल है, जिसके अंदर तुर्की शामिल है। इन तीनों ममालिक के अंदर, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बहुत सारे राब्ते भी हुए हैं, हो रहे हैं, और पाकिस्तान से जो मिलिट्री सपोर्ट है वो भी रिपोर्ट की जा रही है। और ये तीन मुल्क और इसके साथ कौन से दिगर ममालिक हैं जिनकी ज्वाइंट इस्लामिक फोर्स बनाने की बात सामने आ रही है। और दुश्मन, जाहिर बात है कि इससे हिल गया है कि अगर ये यहां पर इत्तेहाद हो जाता है तो ऑलरेडी जो ईरान की कैपेबिलिटीज हैं वो तो इसराइल से संभाली नहीं जा रही, तो अगर ये इत्तेहाद हो गया तो फिर क्या होगा। और आगे ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो इसराइली जो इंटरेस्ट हैं और एसेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको निशाना बनाने जा रहे हैं। वो बियॉन्ड बॉर्डर जो है वो इसराइल को हिट करने जा रहे हैं। और इसके साथ ईरान ने यह कहा है कि ये जंग बहुत जल्द आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है। एक आखिरी मैसेज उन्होंने भेजा है और उन्होंने कहा कि अगर इसराइल को नहीं रोका गया, अगर इसकी एरोगेंस को नहीं रोका गया तो फिर सारी ये सुन लें कि ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है और ये जंग है वो बहुत जल्द पर्शियन गल्फ के अंदर भी फैलने जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो एक बहुत बड़ी चीज हो रही है और वो इस जंग रोकने के हवाले से, इसराइल को पटा डालने के हवाले से एक बड़ी नतीजा खेज साबित हो सकती है, और वो ये है कि अमेरिका के अंदर पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जो मिडिल ईस्ट की किसी भी जंग में ऐसा माहौल नहीं था। इसराइल के खिलाफ वहां पर वो मज़ाहमत देखने को मिल रही है, और हाईएस्ट सतह के ऊपर, पब्लिक की सतह के ऊपर तो हमने गजा में देखा है, लेकिन हाईएस्ट सतह के ऊपर इस तरह की मज़ाहमत ये बहुत ही गैर मामूली है। और ट्रंप इस वक्त शदीद दबाव के अंदर है क्योंकि उसके करीबी तरीन लोग जो हैं वो इस वक्त इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं, जंग की मुखालफत कर रहे हैं, और ट्रंप की जो ये गलती है ये बिल्कुल गलती साबित हो रही है। ये ट्रंप की सदारत को भी ले डूब सकती है, ये बिल्कुल अब वहां पर ये बात वाज़ेह हो रही है। ये ट्रंप की सदारत को भी ले जा सकती है अपने साथ, और अमेरिकी एम्पायर को भी अपने साथ ले जा सकती है। ये ऐसी एक बड़ी जंग साबित हो सकती है। और वहां से वार्निंग ये आ रही है कि ब्रिक्स शामिल हो सकता है, ठीक है ना। ब्रिक्स बहुत अगली सतह पर जाकर ईरान की मदद को आ सकता है। ये जो ट्रंप के करीबी तरीन लोग हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं। प्यूटन की कॉल हुई है, ट्रंप के साथ प्यूटन की कॉल हुई है और 1 घंटा ईरान के ऊपर बात हुई है, और प्यूटन की जानिब से जो मैसेज गया है बिल्कुल साफ मैसेज गया है, उसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे। ये बड़ी गैर मामूली चीजें हैं, यानी अमेरिका के अंदर प्रेशर, उधर से जो रशिया पोजीशन ले रहा है, जो चाइना पोजीशन ले रहा है, जो प्यूटन, देखें प्यूटन और ट्रंप जो है उनके दरमियान जो राब्ता हो रहा था उसमें प्यूटन ने गारंटीज दे रखी थी कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, तो अचानक ईरान के ऊपर हमला हो गया। तो इस तरह तो मामला नहीं ना चलेगा, इस तरह से तो दुनिया नहीं चलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूटन तो बाइडेन को मुंह नहीं लगा रहा था, तो अब ये ट्रंप आया है जिसने नारा लगाया पीस का और प्यूटन से एंगेजमेंट और सारा, तो प्यूटन कह रहे हैं आप झूठ, हमसे जो झूठ बोला गया, हमने ईरान से वादा लिया कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, उन्होंने प्लेज किया, वो हमारे आसरे उन्होंने प्लेज किया, तो ऐसे दुनिया ने, तो ये कॉल जो हुई है इसके बारे में भी आपके सामने रखेंगे। और ईरान कितना अरसा इसराइल के साथ लड़ सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, इसके ऊपर आज रिपोर्ट सामने आई है, और इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि ये कॉलोनी तो अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी कैपेबिलिटीज, इतने बड़ी तादाद के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर मिसाइल ईरान के पास है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जो मिसाइल हैं उनकी जो गिरने की रेशो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसराइल के अंदर मिसाइल गिरने की रेशो बढ़ गई है, और जो इराकी एयर डिफेंस है उसने इसराइली एयरक्राफ्ट के साथ इंगेज किया है, यानी इराकी एयर डिफेंस है वो वहां पर एक्टिव हुआ है। तो इराक खड़ा हो रहा है ईरान के साथ, और बाकी मुल्क भी अपनी अपनी पोजीशन के अंदर खड़े हो रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सारी जंगें हुई हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी डेफिनेटली, लेकिन ये जो ईरान की जंग हो रही है, ये जंग है वो बड़ी डिफरेंट नौयत की जंग है, और शायद सेंचुरीज बाद इस तरह की कोई जंग होती है जो बड़ी फैसलाकुन नौयत की जंगें होती हैं। अच्छा, अगर ईरान नाज़रीन फॉल कर जाता है तो ये सिर्फ ईरान फॉल नहीं करेगा, बल्कि ये जो पूरा रीजन है ये फॉल कर जाएगा। यानी ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर इसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ये कोई सकत नहीं रख सकेगा कि ये रेजिस्ट कर सके। और यहां की जो नेशंस हैं, ईरान के हमसाया और रीजन, ये सारी जो नेशंस हैं ये एक लंबी गुलामी के अंदर चली जाएंगी, और आप कह लें कि उनकी तारीख जो है वो मसख कर दी जाएगी, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर अमेरिकी और इजरायली कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। उनके जो कठपुतली हुक्मरान है वहां पर लाए जाएंगे, कहीं पर खाना जंगी मुसलसल चल रही होगी, आधा हिस्सा एक को दे दिया जाएगा, आधा उनकी हिस्ट्री मसख करके रख दी जाएगी, उनकी आइडेंटिटी मसख करके रख दी जाएगी। और जो इसराइल से लड़ने वाली एक रियासत बच गई है और वो भी खत्म हो जाएगी, यानी ईरान इज द ओनली स्टेट जो इस वक्त इसराइल से लड़ रही है। तो यहां पर मकसद जो है वो ना सिर्फ ईरान को तबाह करना है, बुनियादी तौर पर ये कोई न्यूक्लियर वाला मामला है ही नहीं, ये तो अब बात वाज़ेह हो गई
कि न्यूक्लियर वाला मसला नहीं है और वो तो एक सिर्फ जवाब है। तो ईरान को तबाह करना है और ना सिर्फ ईरान को तबाह करना है बल्कि इसके साथ साथ पूरे इस रीजन की, इस पूरे एरिया की और खासकर इस्लामी दुनिया की और यहां के तमाम ममालिक की, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना है। क्योंकि एक इतना बड़ा मुल्क, एक बड़ी अस्करी ताकत वाला और बड़ी रेजिस्टेंस वाला, ये जो सारी रेजिस्टेंस हो रही है इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान कर रहा है। तो वो सब इस पूरे इलाके की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी। और साथ इसका मकसद जो है वो ब्रिक्स को भी रोकना है, क्योंकि ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है और एनर्जी हब बनने जा रहा था और बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर्स बन रहे थे जो ईरान से होकर जाने थे। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ईरान की बहुत ज्यादा अहमियत थी। तो ब्रिक्स को रोकना वो भी यहां पर एक मजमूम मकसद है, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो इनके वर्ल्ड ऑर्डर को सबसे बड़ा खतरा है। तो ना जी, ईरान इस वक्त एक ऐसी सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़ा है कि ना सिर्फ वो अपनी जंग लड़ रहा है बल्कि वो इस खित्ते की भी जंग लड़ रहा है और पूरी दुनिया को भी निजात हासिल हो सकती है इस इनजस्टिस वाले ग्लोबल ऑर्डर से। क्योंकि ये जो शैतानी ताकतें हैं, इन्होंने पे दर पे कई मुल्कों को तबाह किया है। तो ये खित्ता वो भी एक इंडिपेंडेंस काफी हद तक हासिल कर सकेगा और जो दुनिया है वो भी इन शैतानी ताकतों से जब वो निजात हासिल कर सकेगी। तो ये इस तरह की जंग है। तो इसलिए ये बात वाज़ेह है कि ईरान आखिरी हद तक ये जंग लड़ेगा, अपने तमाम रिसोर्सेज, अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसमें जो अगली बात है कि अब जो खित्ते के ममालिक हैं वो भी इस खतरे को भांप चुके हैं कि ये जंग तो सिर्फ ईरान की जंग है ही नहीं, इसके तो बहुत सारे दीगर मकासद हैं। तो अब खित्ते के जो ममालिक हैं वो भी इस खतरे को भांप कर ईरान के साथ खड़े होना शुरू हो गए। कुछ जो है वो बहुत अगली सतह पर जाकर खड़े हो गए हैं, कुछ जरा पिछली सफों के अंदर हैं, कुछ उससे पिछली सफों के अंदर हैं, लेकिन ममालिक जब वो साथ खड़े होना शुरू हो गए हैं, असलिया देना शुरू हो गए हैं, बहुत सारी सपोर्ट जब वो इस वक्त देना शुरू हो गई है। और अगर ईरान इसमें जीत जाता है तो इसराइल का जो एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट है वो एक्सपैंड करता चला आ रहा है, वो एक्सपेंशनिस्ट प्रोजेक्ट जब वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। तो इसलिए यहां पर ईरान की फतह जब वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसराइल की कॉलोनी को वो हमेशा के लिए लगाम डाल सकती है। अच्छा, दूसरी बात यह कि ईरान और यमन इस वक्त मुसलसल हमले कर रहे हैं, ज्वाइंटली भी अटैक कर रहे हैं और इसराइल ने जो फर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की उस पर बमबारी की और बताया जा रहा है कि रिलेंटलेस बमबारी इस फैसिलिटी के ऊपर जब वो हो रही है, यानी नॉन स्टॉप बमिंग इस पर हो रही है। लेकिन इसराइल अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने के अंदर इसराइल अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। तो इसराइल को अभी तक फेलियर ही का सामना जब करना पड़ा। और वैसे भी अगर ईरान जब यूरेनियम इनरिच कर चुका था तो फिर ये जो मर्जी कर लें, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो बनाने जा रहा है। तो एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं और लम्हा लम्हा हो रही हैं कि कौन किसके ऊपर कितना बड़ा हमला कर रहा है, कौन क्या तबाही मचा रहा है। एक तो डेवलपमेंट्स ये हैं, लेकिन इसके साथ जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जो पोजीशनिंग हो रही है, कौन किसके साथ खड़ा हो रहा है, कौन किसके साथ किस हद तक खड़ा हो रहा है। जाहिर बात है कि ये पलड़े को ऊपर नीचे करेगा। अगर ईरान के साथ बहुत सारे मालिक खड़े हो जाते हैं तो जाहिर बात है कि ईरान का पलड़ा जो मजीद मजबूत होने जा रहा है, मजीद भारी होने जा रहा है। तो अब जो खबर आ रही है कि इस्लामिक आर्मीज भी बनने जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान शामिल होगा, ईरान शामिल होगा, टर्की होगा और सऊदी अरेबिया की फौजें और दीगर मुल्कों की फौजें जो है वो इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। वी सीक टू फॉर्म एन इस्लामिक आर्मी विद टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड सेवरल अदर कंट्रीज। ये ईरान से बात खुलकर सामने आ रही है कि इस चीज के ऊपर मामला जो है वो चल रहा है। अब आप देखिए कि इसमें कौन से मुल्क शामिल हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, ये बात कितनी आगे बढ़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान से एक तो सपोर्ट जारी है, टर्की से भी इसमें अब कोई ऐसी बात नहीं कि टर्की से सपोर्ट ना जाए, हो सकता है अभी जा रही हो सकता है ना जा रही हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर चली जाए। तो टर्की, उर्दगान ने एक अच्छा स्टैंड लिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वजह क्या है। वजह सबको पता चल गई है कि यह मामला सिर्फ ईरान का है ही नहीं। भाई ईरान गया तो फिर तो बाकी बिल्कुल ही कमजोर पड़ जाएंगे, तो बाकी नेशंस को भी उनकी अपनी डिग्निटी, उनकी अपनी आइडेंटिटी, वो सब खतरे के अंदर पड़ जाएगी। तो इसलिए अब ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं रही है। तो ये तो एक बात सामने आ रही है, कितनी बड़ी बात होगी अगर ये वाकईतन यहां पर कोई अलायंस जब हो जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि IRGC ने यह अनाउंस किया है कि वो अपने ऑपरेशन जो है उनको एक्सपैंड करने जा रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। वी हैव मैनेज्ड द वॉर लॉजिकली सो फार। हमने बड़ा लॉजिकली इस जंग को जो है वो मैनेज किया है, कहां पर कितना कैसे अटैक करना है, कब इसको किस कैलकुलेशन के साथ आगे लेकर चलना है, बड़ा लॉजिकली हमने इसको आगे लेकर चले हैं। बट वी मे डिसाइड टू टेक एक्शन बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स। लेकिन अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि हम बियॉन्ड बॉर्डर जब एक्शन लेने जा रहे हैं, यानी एक तो इजरायली टेरिटरी है ना और ईरान के बॉर्डर, इससे बियॉन्ड, यानी कि आप देखें कि इजराइल जो है वो अपनी एम्बेसीज वर्ल्ड वाइड बंद कर रहा है। तो ईरान जो है वो इस नतीजे की तरफ जा रहा है, इस फैसले की तरफ जा रहा है कि वो इजरायली टारगेट्स दुनिया में जहां कहीं भी होंगे उनको निशाना बनाएगा। और हमला सिर्फ इजराइल पर ईरान से नहीं होगा बल्कि वो कहीं और से भी हो सकता है। इसकी तरफ जब ईरान बढ़ रहा है, ये कितनी बड़ी मतलब मामला जो है वो आगे से आगे फैलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने
वार्न किया है। अब देखिए ना, ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है नैरेटिव के महाज के ऊपर कि उन्होंने जंग नहीं छेड़ी, वो मुज़ाकरात के टेबल पर गए, उसने सब की तरफ जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इसलिए अब सब जो है वो ईरान के साथ खड़े और सब देख रहे हैं कि कसूर किसका है। तो अब ईरान ये कह रहा है कि हम एक और आखिरी वार्निंग जारी कर रहे हैं, और वो ये है कि अभी तक तो हमने इस जंग में रिस्ट्रेंड किया हुआ है, इतनी बड़ी तबाही उन्होंने मचा दी है, लेकिन वो कह रहे हैं अभी भी हम रिस्ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन अब क्या होने जा रहा है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होने की तरफ मामला जा रहा है। द फायर इग्नाइटेड बाय इजराइल कुड गेट आउट ऑफ कंट्रोल। आउट ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है? देखें, वेपन अभी तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, सारे वेपन इस्तेमाल नहीं हुए, सारे रिसोर्सेज अभी तक इस्तेमाल हुए, टेरिटरी अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है कि सारी टेरिटरी अंडर अटैक नहीं है, या उनके जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे अंडर अटैक नहीं है, सारे के सारे टारगेट्स अभी तक अंडर अटैक नहीं है। अभी ईरान ने अब नेवी इस्तेमाल नहीं की है, पर्शियन गल्फ के अंदर कोई बड़ी लड़ाई अभी तक नहीं छिड़ी है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अभी तक बंद नहीं हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर एक और भी चीज चल रही है कि ईरान को प्रवोक किया जा रहा है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करता है, ठीक है, तो फिर अमेरिका को जवाब मिल जाएगा अटैक करने का सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। तो बात चल रही है, लेकिन जब ईरान को वो बंद करना होगा वो बंद कर देगा। तो बड़ी तबाही मचा दी है ईरान ने इसराइल में, लेकिन वो कह रहे हैं ये अभी भी रिस्ट्रेंड है, ये हम इसको आउट ऑफ कंट्रोल अभी नहीं लेकर गए हैं। तो आउट ऑफ कंट्रोल में ये होता है कि आप बस चला देते हैं जो कुछ आपके पास होता है और सब कुछ भस्म होने की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये वार्निंग वो दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ईरान, दो बड़े सवाल थे कि क्या जब इसराइल ने हमला कर दिया तो पहला सवाल क्या आया कि क्या ईरान लड़ सकता है? उसका जवाब आज चौथे दिन हमारे सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि जी हां, ईरान लड़ सकता है। लेकिन अब अगला सवाल है, ईरान कितने दिन लड़ सकता है? लड़ तो रहा है, लेकिन कितने दिन? उनके पास तो एयरफोर्स नहीं है, उनके पास तो सिर्फ मिसाइल हैं, तो कितने मिसाइल हैं? क्योंकि अगर मिसाइल खत्म हो गए तो फिर वो इजरायली फौजी ऑन ग्राउंड तो नहीं है, फिर वो इसराइल को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? तो मिसाइल ही के जरिए सारी जंग होनी है अभी तक, जब तक फौजी ईरान में अगर वो दाखिल करते हैं। तो ये फैसला कुन चीज है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। तो अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, 6 महीनों तक ईरान के पास कम से कम सलाहियत है, जो उसके पास अपने मिसाइल हैं, जो चीन से आ रहा है, बाकी मुल्कों से आ रहा है, नॉर्थ कोरिया, रॉकेटमैन और चीन और रूस, और वो एक अलग है, और मजीद भी तो ईरान प्रोड्यूस कर रहा होगा, अब तेजी के साथ प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो जो उनके पास ऑलरेडी कैपेबिलिटीज हैं वो कम से कम 6 महीनों की हैं। 6 महीनों तक वो इसी तरह हर रात इसराइल पर मिसाइल दाग सकते हैं जैसे वो पिछले 3 रातों से दाग रहे हैं। वी हैव इनफ मिसाइल टू कीप स्ट्राइकिंग इसराइल फॉर 6 स्ट्रेट मंथ्स। ये 2 हफ्ते भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये 2 हफ्ते भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका भुरकस निकल रहा है पूरी तरह से, 4 दिनों के अंदर इनका भुरकस निकल गया है। तो ये तो 6 महीने, और यहां पर बचना क्या है? और अभी जब ईरान बाकी मिसाइल इस्तेमाल करेगा और दरमियान में चीनी टच भी आना है, ठीक है ना, वो भी यहां पर उनके मिसाइल भी उड़ते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर तो कुछ बचने वाला नहीं है, ये बात वाज़ेह है। और इसलिए नेतन्याहू जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को ड्रैग किया जाए। अभी फॉक्स न्यूज के ऊपर उसका जो इंटरव्यू हुआ उसमें उसने कहा कि देखें, ट्रंप जो है वो उसको ईरान ने असैसिनेट करने की कोशिश की, तो ईरान हम सब का दुश्मन है, तो इसलिए हमला ईरान के ऊपर अमेरिका जो है लाजमी कर दे, ठीक है ना। ये बहुत सारी ऐसी चीजें वो नेतन्याहू ने ये कहा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल हूतीज को शिफ्ट करने जा रहा था। इसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे, ठीक है ना। इन सारे नैरेटिव्स का, इन सारे प्रोपेगेंडा का एक ही जवाब है, ताकतवर तरीन मिसाइल, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि हमने इसलिए ईरान पर हमला किया है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना सिर्फ बना रहा था, बल्कि उसका अगला पर्पस यह था कि वो हूतीज को न्यूक्लियर शिफ्ट करे। और कह रहा है कि ईरान का भी ये पर्पस है कि वो हूतीज को मिसाइल शिफ्ट करेगा, न्यूक्लियर शिफ्ट करेगा। आप जरा अंदाजा कर लें। अच्छा, अब अगली बात यह है, जरा अमेरिका से कुछ खबरें आपके सामने रखते हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक इस जंग के साथ है। अमेरिका के अंदर नाज़रीन, अब देखें अमेरिका कब से जंगें छेड़ रहा है और बहुत सारे इस्लाम मुल्कों के ऊपर उसने पिछले 20-25 सालों के अंदर हमला किया, लेकिन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर माहौल बना हुआ है ईरान जंग की वजह से, वो बड़ा तारीखी है, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल एक अमेरिकन सोसाइटी, एक बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटी नजर आ रही है, और जो ट्रंप के करीबी तरीन लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये तो धोखा किया हमारे साथ ट्रंप ने, ये तो 2 नंबरी की है, ये तो फेक नारा इसने लगाया है अमेरिका फर्स्ट वाला। मतलब बहुत वो गुस्से के अंदर हैं, और वो डायरेक्टली इसराइल को कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला हमारा इसराइल है, और पब्लिक ओपिनियन ऑलरेडी इसराइल के खिलाफ है। अब ये जो लोग जो मागा में हैं और पॉपुलैरिटी के साथ गवर्नमेंट में आए हैं, ये इनके जो बयानात है वो पब्लिक ओपिनियन को मजीद शेप कर रहे हैं। और अभी जैसे स्टीव बैनन है, बहुत करीबी ट्रंप का, जिसने कहा कि लोन बस को डिपोर्ट करो, उसकी स्टेटमेंट, फिर एक और बड़ी करीबी तरीन शख्सियत है ट्रंप की, उनकी आज स्टेटमेंट आई, और उन्होंने तो यह भी वार्न कर दिया है कि ईरान को अकेला मत समझना, यहां पर ब्रिक्स लड़ने के लिए आएगा ईरान के लिए,
और जाहिर बात है फिर उसके लिए नेटो को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी नेटो जो है ये जिस जंग को शुरू कर चुका है, ट्रंप जिस जंग को शुरू कर चुका है, ये आलमी जंग भी बन सकती है, ये बात ध्यान में रखें, ये उन्होंने वार्न किया है। मागा रिफ्ट डीपन्स, ग्रीनी रिब्यूक्स रिपब्लिकन बैकिंग वॉर ऑन ईरान। अब ये रिपब्लिकन पार्टी है चूंकि ट्रंप की, तो रिपब्लिकन में खुद फटा पड़ गया है। ये जो मागा वाले हैं वो जो रिवायती बैठे हुए हैं वहां पर, रिपब्लिकन सबसे ज्यादा इजराइल के सपोर्टर हैं और इनके डायरेक्ट लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो वो करेंगे मिडिल ईस्ट वॉर्स विल हार्म अमेरिकन एंड कॉन्ट्राडिक्ट द वैल्यूज मैनी वोटेड फॉर इन 2024। ये जो जंग है इसके असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेंगे, ये अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगी ये जंग, ठीक है। और जो हमने 2024 में वोट किया था और वोट लिया था, ये तो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, ये उसके बिल्कुल मुखालिफ चीज है, ठीक है। यानी कि ये जंग ना सिर्फ ये ट्रंप की सदारत ले डूबेगी, मैं आपको बता रहा हूं, और ये अमेरिका में बात डिस्कस हो रही है, बाकी दुनिया में भी हो रही है, और ये अमेरिकन एम्पायर के लिए। अच्छा, ये इन्होंने खुद ये बात की है और ये आगे चलकर लिखती हैं कि हमारे पर $36 ट्रिलियन का कर्जा है जो मिडिल ईस्ट की जंगों की वजह से चढ़ा है, और ये इजराइल ने जंगें करवाई हैं। आगे खुलकर वो ये बात कर रही हैं और क्रिटिसाइज फॉर सपोर्टिंग यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द एस्केलेटिंग वॉर ऑन ईरान। और उन्होंने कहा कि एवरीवन जो है वो अब नजर आ रहा है कि अमेरिका फर्स्ट जो वाले हैं, किसने झूठा नारा लगाया था, उनकी जो फेक जो चीजें हैं वो अब हमारे सामने आ रही हैं। ग्रोइंग रिफ्ट विद इन द ट्रंप अलाइंड रिपब्लिकन बेस ओवर फॉरेन पॉलिसी, अंदर बहुत बड़ा फटा पड़ गया है, ठीक है ना। ये इजराइल के हवाले से कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये ठीक है ना, अमेरिकन एम्पायर भी और ये ट्रंप की अपनी सदारत भी। और उसने कहा कि ये एस्केलेट हो सकती है ये जंग बियॉन्ड द रीजन, ये रीजन से भी आगे, यानी आलमी जंग ये बन सकती है। पोटेंशियली ड्राइंग ब्रिक्स, सारे ब्रिक्स कंट्रीज यहां पर आ जाएंगे और इधर से नेटो होगा। दिस विल क्विकली इनगल्फ द मिडिल ईस्ट, ब्रिक्स एंड नेटो, ठीक है। ये आलमी जंग बन सकती है। तो ये ईरान इराक नहीं है जो आइसोलेशन में है, और ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये 2001 नहीं है, ये 2003 भी नहीं है। जेडी वैंस ने खुद कहा कि अनक्वेश्चनेबल जो अमेरिकन डोमिनेंस है उसका इख्तिताम हो चुका है। तो आज चीन एक बड़ी ताकत है, आज रशिया एक ग्रेट पावर के तौर पर रिटर्न कर चुका है। ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है जिसमें अमेरिका जैसे चाहेगा दंदनाता फिरेगा, और वो इजिप्ट या वो जॉर्डन नहीं है, वो ईरान है जिसने इनका बुरकस निकाल दिया, और वो कह रहे हैं कि वो पूरा ब्रिक्स आएगा ईरान को बचाने के लिए, ये बात ज़हन में रख लें। और अमेरिका फर्स्ट जो है हम एडवोकेट करते हैं पीस ओवर मिलिट्री इंटरवेंशन। ग्रीनी बेसिस ट्रंप पॉलिसी इन द मिडिल ईस्ट। अब खुलकर, मतलब अब आप देखें ना कि ट्रंप की तो शख्सियत ही आमराना है, वो तो एक चीज अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं करता। अब ये उसके करीबी तरीन लोग खुलकर उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि इसने तो झूठ बोला था, और साथ कह रहे हैं कि ये अमेरिकन एम्पायर के लिए, यानी इसमें वो ये कोई नहीं कह रहे कि हमको जीतने वाले ईरान से। और उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन पैसा है और अमेरिकन आर्मी है ये सर्फ होनी चाहिए डिफेंडिंग अमेरिकन बॉर्डर्स एंड कम्युनिटीज, नॉट वेजिंग वॉर ओवरसीज, दूसरों के लिए जाकर जंग न लड़े। इसराइल की बात वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने ट्रिलियंस जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जाया किए, कर्जे के ऊपर हमारे चढ़े, आफ्टर मैथ ऑफ डेथ हमने देखा, ब्लोन अपार्ट बॉडीज हमने देखी, नेवर एंडिंग सुसाइड्स हमने देखी, अब हम मजीद ये नहीं देख सकते हैं। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल है कि इधर भुरकस निकल रहा है इसराइल का, अमेरिका में ये मज़ामत बढ़ रही है। अगली बात सुनिए, वीडियो थोड़ी सी 2-4 मिनट लंबी हो सकती है, लेकिन अब ये गैर मामूली चीजें आप सुनते जाइए। प्यूटन ने कॉल की ट्रंप को, दूसरी कॉल हुई है और बड़ी स्ट्रेट टॉक की है, और प्यूटन ने कहा ट्रंप साहब को कि ट्रंप साहब आपकी तबीयत तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो मेडिसिन ले लें, वगरना मेडिसिन आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल वहां पर, और फिर यह बताया जा रहा है कि प्यूटन ने ट्रंप को कैटेगोरिकली कहा कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये आप जाकर पब्लिकली वहां पर लिखेंगे कि हमने बात क्या की है, आगे पीछे नहीं, घुमाना नहीं है, बताना है। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम अपना एलामिया जारी करेंगे और हम बताएंगे कि हमारी क्या बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप हमसे बातें कुछ और करते रहे, अब आप कह रहे हैं रिजीम चेंज करेंगे आप ईरान में, ईरान के ऊपर आपने जंग छेड़ दी है, तो आपकी तबीयत ठीक है, आप किस तरह मामलात को लेकर जा रहे हैं, तो आप मेडिसिन ले लें, वगैरह मेडिसिन दे दी जाएगी, ठीक है ना। यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है कि आप दंदनाते फिरेंगे, ठीक है। तो बड़ी स्ट्रेट टॉक वहां पर हुई, और फिर ट्रंप ने वो मैसेज लिखा है, और ये काफी घंटे अब इस बात को हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि प्यूटन ने मुझे कॉल की और मुझे बर्थडे विश किया, बट मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन असल बात क्या की, वी टॉक्ड अबाउट ईरान, अ कंट्री ही नोज वेरी वेल। हमने ईरान के ऊपर बात की, असल में तो हमने ईरान के ऊपर बात की, और एक ऐसा मुल्क जिसको वो अच्छा जानता है। अब ये आप देखें ना कि इसने ईरान के ऊपर जंग शुरू करवाई है ट्रंप ने, और क्या कह रहा है, ये प्यूटन है जो ईरान को अच्छा, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है ईरान का और तुम उसके ऊपर जंग छेड़ चुके हो। वी टॉक्ड एट लेंथ, हमने बड़ी लंबी बात की, मच लेस टाइम वाज स्पेंट टॉकिंग अबाउट रशिया एंड यूक्रेन, बट दैट विल बी फॉर नेक्स्ट वीक।
ट्विटर ने कहा ये यूक्रेन को फिलहाल साइड पे रखो ना, इस पर हम बात करेंगे, अगले वीक बात करेंगे, फिलहाल यूक्रेन को साइड पे रखो। हमने सारी बात जो की वो हमारी बात ईरान पर हुई, यूक्रेन के ऊपर बात नहीं हुई। ट्विटर ने कहा इसको अगले वीक जब करेंगे, ये ईरान के ऊपर आ जाए। और 1 घंटा जब हमने बात की 1 और ईरान के ऊपर बात, अब 1 और कोई थोड़ी बात नहीं हुई। अगली आखिरी लाइन सुनिए, ही फील्स एज डू आई दिस वॉर इन इजराइल शुड एंड, ठीक है, ये जंग खत्म होनी चाहिए। टू विच आई एक्सप्लेन दिस वॉर शुड ऑल्सो एंड, और मैं भी कह रहा हूं जंग। और फिर उन्होंने ट्वीट किया कि हमारा इस जंग से जब कोई लेना देना नहीं है जो इजराइल ने हमला। पहले दिन कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर कहा कि ये तो हमारी मर्जी से हुआ है, अब फिर कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आप जरा अंदाजा करो। उसके बाद जो इसके ट्वीट्स आए हैं ट्रंप, ये कुछ देर पहले के, वी मस्ट फाइट टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। हम अब अचानक से वो थर्ड पार्टी बन गया है। ये कल और परसों तक तो ये कह रहा था कि एक्सीलेंट अटैक जो वो इजराइल कर रहा है, और ये मुझसे पूछे हिमायत के साथ, मेरी इजाजत के साथ, बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ हमने, और नेतन्याहू ने तो फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में ये कहा कि हमने मिलकर बेवकूफ बनाया दुनिया को। ट्रंप ने जो बयान जारी किया कि उसने मुझे रोका है कि पब्लिकली मैं ईरान के बारे में, उस पर हमले के बारे में बात भी ना करूं, तो दुनिया को ऐसा लगा कि हमला नहीं होने जा रहा। तो ट्रंप और मैंने मिलकर दुनिया को बेवकूफ बनाया है, ये नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के ऊपर कहा। तो पुतिन साहब ने कहा कि आप हमें बेवकूफ बनाते हैं, आप हम बेवकूफ समझते हैं, वो मामला खराब। यानी आप मागा वाले क्यों तपे हुए हैं? एक उनके पास तो ये एंगल है कि भाई नेतन्याहू एक्सप्लॉइट करता है ट्रंप को। अब ट्रंप ने कहा कि मुझे पता था और मेरी मर्जी से हुआ है, तो मागा वाले भाई करीबी तरीन जो इंतजामिया के लोग हैं वो तो इस जंग के खिलाफ हैं। एक तरफ वो जानिस्टों से भरी हुई डीप स्टेट वो तो हैं, लेकिन ये जो रियल मागा वाले हैं ये तो उसके सख्त तरीन खिलाफ है। तो ट्रंप ने कहा मुझे पता था, तो ये वहां पर मामला गड़बड़ हुआ है। और देखिए हमारी सतह के ऊपर और एक आम पब्लिक ओपिनियन की सतह पर ये बातें मानी नहीं रखती हैं। भाई इसमें हम क्या डिबेट करें कि ट्रंप को पता था या नहीं पता था, ये क्या बातें मानी रखती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर तो ये बातें मानी रखती हैं, पुतिन और ट्रंप की सतह पर तो ये बातें मानी रखती हैं कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, तो ट्रंप तो कह रहा था कि सीजफायर करवाएंगे, तो पुतिन ने पूछना है ना कि आपके इल्म में ये था या नहीं था। अब ये बात हमारे लिए तो मानी नहीं रखती, लेकिन पुतिन की सतह पर तो मानी रखती है। इधर मागा वाले के सतह पर तो मानी रखती है कि आप तो कह रहे जंगे रुकवाएंगे, और आपने ईरान की जंग आपने खुद शुरू करवाई है। आप तो कह रहे थे कि वो मुज़ाकरात की वजह से ये हुआ है और वो न्यूक्लियर आपने खुद शुरू करवाई है, आप इसकी प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है। आप तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात फेल हुए तो जंग हुई, यहां आप कह रहे हैं कि आप तो इसकी बड़ी लंबी प्लानिंग कर रहे थे और आपने मिलकर तो उस सतह के ऊपर माने रखते ही हैं ये बातें। इसलिए ट्रंप शदीद तरीन दबाव में। और मैं आपको बता रहा हूं वो इस जंग को रोकता है, वो नहीं रोकता, वो जो मर्जी करता है। ये इसकी सदारत ले डूबेगी। नेतन्याहू ने तो डूबना ही डूबना है, वो तो जितने बच्चों को उसने शहीद किया है, मतलब वो को बचने वाला है, तो ट्रंप भी उसके साथ जब डूबेगा, इसकी सदारत डूब जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं। ट्रंप सेज ही डज नॉट वांट टू से इफ ही हैड आस्क्ड द इजरायली रिजीम टू हाल्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ये कुछ देर पहले के स्टेटमेंट में आपके सामने रख रहा हूं, और वो कह रहा है कि मैं ये बताना नहीं चाहता, ये पुतिन की कॉल और मागा वाले, और ये मैं बताना नहीं चाहता कि मैंने नेतन्याहू को क्या ये कह दिया है कि जंग रोक दो। ये अभी ट्रंप की स्टेटमेंट आ रही। तो ये शख्स जो है ना, इसके बारे में डॉक्टर्स ने ठीक कहा था, ठीक है। अब ये जो भी पॉलिसी लेता है, अब जैसे मैक्रोन कह रहा है कि ट्रंप ने ये जंग रुकवानी है, मैक्रोन ने कहा कि हम कोई सेल्फ डिफेंस में हिस्सा नहीं डालेंगे। हालांकि यूरोपियन डबल स्टैंडर्ड्स वो सारी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ईरान की कैपेबिलिटीज देखकर, और फिर आगे ब्रिक्स है और यूक्रेन की जंग और बहुत सारा इकोनॉमिक मसाइल, तो वो बहरहाल पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। तो ये ट्रंप रुकवाएगा, मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा, मजीद फौज भेजेगा, ईरान के ऊपर हमला करेगा, जो भी करेगा। उसके अपने लोग कह रहे हैं तुम आगे बढ़ोगे तो ये ईरान को अकेला ना समझना, ये ब्रिक्स वाले आएंगे, ठीक है। फिर जो जंग होगी, फिर ये वो नहीं है कि इराक में जाएंगे सद्दाम हुसैन को तबाह करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, और लिबिया में जाएंगे और अफगानिस्तान में जाएंगे तबाह करेंगे और कोई पूछने वाला, ये वो नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो इराक की जंग हुई थी उसके बाद बहुत बड़ा शिफ्ट आया था अमेरिका में, उनकी सोसाइटी में जंग के हवाले से बहुत गुस्सा बढ़ा था कि अब हमने किसी जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये ट्रंप जैसे बंदे को वो लेकर आए हैं, ये को बहुत बड़ा साइंसदान है, ये को बहुत बड़ा स्टेट्समैन है, इसको वो लेकर आए हैं। अमेरिकन है, बड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटी है, और सबसे ज्यादा रिसर्च वो करते हैं, उनको बड़ी दुनिया का पता है। वो इस बंदे को लेकर आए जिसको डॉक्टर कह रहा है कि ये फिट ही नहीं है, तो वो उसकी वजह सिर्फ ये जंगें हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, और इमिग्रेशन, ये भी सारी चीजें हैं। लेकिन इमिग्रेशन भी तो जंगों की वजह से होती है। तो वो कह रहे हैं कि आपने झूठ बोला था कि आप जंगे रुकवाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अमेरिका के अंदर ये तब्दीली आ रही। इधर ईरान बुरकस निकाल रहा है, पूरी तरह से बुरकस निकाल रहा है वो, और अब वो कह रहे हैं कि मिसाइल तो ज्यादा गिरना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर अभी वो बता रहे हैं कि पहले जो अटैक हुआ 140 रॉकेट्स ईरान ने फायर किए, 10 गिरे, उसमें से 10 गिरे 140 में से। अभी 30 मिसाइल गिरे हैं इजराइल में,
more than 10 of them in strategic location, जिसमें 10 जो है वो strategic location पर जाकर गिरे। The use of new missiles is definitely the reason, and there are still more powerful missiles that are not till used। तो उनका एयर डिफेंस और कमजोर हो रहा है और ईरान ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ, ज्यादा लिथल अंदाज के अंदर, ठीक है ना, ज्यादा प्रिसाइजली वो इजराइल को हिट कर रहा है और उनके मिसाइल अब ज्यादा गिरना शुरू हो गए। फिर ईरान ने, आखिरी हेडलाइन आपके सामने रखेंगे, ईरान ने ये कहा है कि अब वो फेज शुरू करने जा रहे हैं कि पूरा इजराइल अब हमारा टारगेट बैंक है। यानी पहले सिर्फ हाइफा, तल अवीव, हाइफा, ये एरिया, सारे का सारा इजराइल जो है ये हमारा टारगेट बैंक बनने जा रहा है। वी हैव नाउ एंटर्ड अ न्यू फेज ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अक्रॉस द ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट विल स्पीक। आगे जो आने जा रहा है वो तो अपनी जुबानी खुद बोलेगा, और अब हम वो फेज शुरू करने जा रहे हैं कि पूरे का पूरा इजराइल अब हमारा टारगेट बैंक होगा। ईरान तेजी के साथ रिकवर कर रहा है, लिथल हो रहा है, ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, और उसकी वजूहात मैंने आपके साथ। और फैसला कुन चीज क्या होगी, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि मागा ये फैसला कुन होगा, और अगर ट्रंप इन तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए वो सिर्फ इस नेतन्याहू के पीछे लगा रहा तो ये इसकी सदारत भी जाएगी और नेतन्याहू ने तो जाना ही जाना और अमेरिकी एम्पायर भी जाएगा। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये आलमी जंग का थ्रेट है तो ये एक फैसला कुन चीज हो सकती है कि अल्टीमेटली उनको समझ आ जाए कि भाई ये इराक नहीं है कि जंग सिर्फ इराक में रहेगी, तो क्या आलमी जंग के लिए वेस्ट तैयार है। ठीक है, आगे ब्रिक्स के साथ सामने ये फैसला कुन चीज होगी। तीसरी फैसला कुन चीज ये होगी कि जो कैजुअलिटीज, जो डिस्ट्रक्शन इजराइल के अंदर हो रही है, खुद नेतन्याहू के ऊपर जो प्रेशर आने वाला है। पहले तो इजरायली जो है उन्होंने बहुत कहा कि हमने ईरान को हिट कर दिया और ये वेलिंग वॉल के ऊपर गया और इसकी हंसी नहीं रुक रही थी, इसकी जो शैतानी स्माइल है वो रुक नहीं रही थी। लेकिन अब तो मामला उल्टा पड़ गया है, तो वो वहां पर जो डिस्ट्रक्शन और कैजुअलिटीज हैं, ये तीसरी बड़ी चीज होगी जो फैसला कुन होगी। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय लगा कर इजाजत, अल्लाह हाफिज।